लास्ट क्लास में हमने एक्सेलरेशन किया था। एक्सेलरेशन में के टू टाइप्स आ जाते हैं डिस्कस करने के लिए कि एक्सेलरेशन के टू टाइप्स बताइए। तो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है और एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके ऐसे न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। तो आपको जस्ट इनकी काइंड ऑफ डेफिनेशन देखनी है कि क्या होता है यूनिफॉर्म। आपको समझना है कि एक्चुअली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जैसे नेम से ही आपको पता चल रहा है, एक ऐसी बॉडी जो एक स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी इंक्रीज होती है जिसकी इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, जैसे 5 सेकेंड में, स्टार्टिंग के 5 सेकेंड में कुछ उसकी वेलोसिटी थी, उसके नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में उसकी और वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। तो जब एक्सेलरेशन है तो देखो इंक्रीज होगा ही होगा। जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में एक ही स्पीड से चलती है, एक ही वेलोसिटी से चलती है, तो हम उसे एक्सेलरेशन नहीं बोलते। फाइन। एंड जब स्पीड कॉन्टिन्यूस तेज होती जाती है या कम होती जाती है तो उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इस केस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होगा जब सेम स्पीड या सेम वेलोसिटी होगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में। In other words, a body has a uniform acceleration if its velocity changes at a uniform rate. अगर इसकी velocity uniform rate से change होती है तो हम इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के कुछ एग्जांपल्स आ जाते हैं कई बार लिखने के लिए। तो उसमें आप फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एग्जांपल दे सकते हो कि जब ऊपर से कोई चीज गिरती है या कोई पर्सन गिर रहा है तो वो फ्रीली फॉलिंग एक बॉडी है। और उस केस में अगर कोई बीच में इंटरप्शंस नहीं है तो उस केस में उसका जो एक्सप्लोरेशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, मींस आप अगर ऊपर से कोई बॉडी को गिराते हो तो नीचे आते आते उसकी स्पीड तेज होगी या कम होगी, पहले तो ये बताइए, या स्पीड सेम रहेगी। इफ यू थ्रो अ बॉल फ्रॉम योर रूफ, टेरेस से अगर आप बॉल को फेंकोगे, नीचे फेंकोगे नहीं, जस्ट ड्रॉप करोगे, तो उसकी स्पीड धीरे धीरे क्या होगी, तेज हो जाएगी। तेज हो रही है दैट मीन्स एक्सलेशन है। ठीक है, और उसकी जो स्पीड होती है वो धीरे धीरे तेज होती है, वो यूनिफॉर्म रेट में होती है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल आप दे सकते हो, अगर आप डाउन हिल पर साइकिलिंग कर रहे हो और आप अपने पैडल्स को छोड़ दो, है ना, पैडलिंग आप करना छोड़ दो, जैसे ये गर्ल कर रही है पैर ऊपर करे, आपको कभी ऐसा करना नहीं है। विदाउट हेलमेट साइकिल भी नहीं चलानी चाहिए, बट ये जस्ट एक एग्जांपल है। तो डाउन हिल पर आप अगर पैडल छोड़कर साइकिलिंग कर रहे हो, साइकिल चला रहे हो, तो वो भी एक यूनिफॉर्म रेट में एक्सेलरेशन होगा, स्पीड तेज होती जाएगी। जितना आप स्लोप पे नीचे जाओगे उतना ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो दैट इज अनदर एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। या फिर जब आप फ्लोर पर बॉल को रोल करते हो, सपोज करो आपने फ्लोर पर बॉल को रोल किया, तो वो कुछ देर बाद आगे जाकर रुक जाएगी। लेकिन जो वो रुकेगी वो ऐसा नहीं होगा कि एकदम से ब्रेक लग गए और रुक गई, वो धीरे धीरे करके रुकेगी। दैट शोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कि धीरे धीरे उसका जो स्पीड है वो कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है। रिटार्डेशन भी बोल सकते हो आप एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो उस केस में। सो these are the examples of uniform acceleration. Yes, that depends कि कितने फोर्स से आप बॉल को रोल कर रहे हो। जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ऑब्वियसली नेम से सजेस्ट हो रहा है कि जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा, मींस सपोज करो आपने एक बॉल को थ्रो किया, ठीक है, एक सरफेस है और उस पे बॉल को रोल किया एंड सरफेस इज लाइक दिस। इसका एग्जांपल मैंने इसमें डाला नहीं है, कुछ इस तरह से है। ठीक है, और आपने यहाँ पर बॉल को थोड़ा सा फोर्स से रोल करा, तो ये बॉल आगे चलेगी। जब ये थोड़ा सा इंक्लाइंड आएगा तो यहाँ पर इसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी, वेलोसिटी स्लो हो जाएगी। फिर ये आगे चलेगी तो जब ये नीचे आएगी तो इसकी स्पीड थोड़ी तेज हो जाएगी, है ना। और ऐसे जब प्लेन आएगा तो धीरे धीरे करके वो रुक जाएगी। तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इसमें वेलोसिटी में चेंज तो हो रहा है, कभी ज्यादा कभी कम, तो एक्सेलरेशन तो है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है, कभी तेज हो रहा है कभी कम हो रहा है। वी कैन नॉट से कि एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। सो
These are the examples of uniform and non-uniform acceleration. Definitions आपको पता चली गई होंगी, अपने वर्ड्स में लिखोगे तो बेटर रहेगा. A body has non-uniform acceleration if its velocity increases by unequal amount in equal interval of time. In other words, a body has a non-uniform acceleration if its velocity changes at a non-uniform rate. बस टाइप्स में आपको यही समझना है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं. यस, फ्लाई ओवर एज वेल. जब आप फ्लाई ओवर पर चढ़ोगे फिर नीचे उतरोगे तो उस केस में आपकी वेलोसिटी चेंज होगी. ऐसा नहीं है कि जिस स्पीड से आप ऊपर चढ़ोगे उसी स्पीड से नीचे उतरोगे. नाउ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस टाइम एंड वेलोसिटी टाइम. फाइन. तो अब आप देखो, वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा श्रेयस, ग्राफ से जो आप पूछ रहे हो. देखो, जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, पहली बात तो ग्राफ होता किस लिए है, क्या कोई बताओगे? व्हाई डू वी ड्रॉ ग्राफ? मैथ्स में भी आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, तो हम किस लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं? क्यों जरूरत है हमें ग्राफ ड्रॉ करने की? कोई एक्स्ट्रा चीज बताते हैं या कोई बेनिफिट होता है? डेटा तो आप टेबुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, वाई ग्राफ? ओके, क्लियरली पता चल जाता है डिफरेंट क्वांटिटीज का, टू नो द प्रोग्रेशन, एक्यूरेट बताने के लिए. ओके, ठीक है. ठीक है, सभी का थोड़ा थोड़ा मिलाकर अगर हम देखें इन मैथमेटिकल वे, तो ग्राफ एक पिक्टोरियल वे होता है किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने का, जिसमें हमें एक क्लियर पिक्चर किसी स्पेसिफिक सिनेरियो की देखकर ही पता चल जाती है. वी डोंट नीड टू कैलकुलेट एनीथिंग. हमें इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती है. अगर हमारे पास ग्राफ है तो हम ग्राफ से देखकर पता लगा सकते हैं कि जो हमें डेटा दिया हुआ है वो किस टाइप का दिया हुआ है. सपोज करो आपकी क्लास है, क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं या 80 स्टूडेंट्स हैं, कितने भी स्टूडेंट्स आप कंसीडर कर लो, ठीक है. 80 स्टूडेंट्स हैं और आपका मैथ्स का टेस्ट हुआ या साइंस का टेस्ट हुआ, तो आपके मार्क्स आए. सपोज करो मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स थे 20. अब उसमें से कुछ स्टूडेंट्स के 0 मार्क्स भी आए हैं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स के 1 मार्क भी आए होंगे, कुछ के 2 भी आए होंगे, है ना, और कुछ के 4 भी आए होंगे, कुछ के 3 भी आए होंगे, एंड सो ऑन. तो जब आप ये लिस्ट किसी को दोगे तो दे विल हैव टू चेक कि कितने बच्चों के 0 मार्क्स हैं, कितने बच्चों के 1 मार्क हैं. और अगर ये शफल्ड डेटा है तो और भी मुश्किल होगी इसको देखने के लिए. जब हमारे पास एक ग्राफ होता है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर मार्क्स, इस तरह से एक बार ग्राफ बना दिया जाएगा और वहां से देखकर पता चल जाएगा कि 0 मार्क्स कितने बच्चों के हैं. सपोज करो ये 1 है, ये 2 है, ये 0 है, ये 3 है. तो 1 मार्क कितने बच्चों के हैं, 3 स्टूडेंट्स के हैं. तो आप यहाँ से देखकर डायरेक्टली पता लगा सकते हो. इट्स अ कन्वीनियंट वे. और ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि उसको ग्राफिकली जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो ज़्यादा जल्दी समझ आती हैं इंस्टेड ऑफ थियोरेटिकली और न्यूमेरिकली. आपको अगर मैं आपको जब भी हम एग्जांपल्स देते हैं, टीचर्स एग्जांपल्स देते हैं, तो दे लाइक ड्रॉ समथिंग, और एनिमेशंस देखकर आपको जल्दी समझ आता है, या फिर रियल लाइफ के एग्जांपल्स देखकर आपको ज़्यादा जल्दी समझ आ जाता है ना. अगर मैं आपको न्यूमेरिकल वे में बताऊं तो थोड़ा सा कम समझ आएगा, थियोरेटिकल वे में बताऊंगा तो शायद बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा. लेकिन अगर हम रियल लाइफ के एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें आपके माइंड में एक पिक्चर ड्रॉ की जाती है कि एक कार चल रही है और इतनी देर में वो इतने डिस्टेंस पर पहुंची, या ईस्ट में गई या वेस्ट में गई, तो उन चीज़ों से आपको जल्दी समझ आता है. तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर जिसमें आपको ये पता चलता है पिक्टोरियल वे में कि आपको जो डेटा दिया गया है वो किस टाइप का है. फाइन. नाउ
जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो मैथ्स में कुछ डिफरेंट टाइप का ग्राफ होता है, यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप का ग्राफ होगा। ऑब्वियसली यहाँ की क्वांटिटीज डिफरेंट है तो यहाँ का ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मीन्स ग्राफ तो वैसे ही ड्रॉ करोगे पर ग्राफ की वैल्यूज जो होंगी वो डिफरेंट होंगी। ग्राफ रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स क्वांटिटी इन द पिक्टोरियल फॉर्म। टू वेरिएबल क्वांटिटीज का मीनिंग है यहाँ पर आप ऑब्वियसली जब ग्राफ ड्रॉ करते हो तो एक वाई एक्सिस की वैल्यू होती है और एक एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है। सो वाई एक्सिस पर हम जैसे अभी मैंने ग्राफ बनाया था तो उसमें एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिया हुआ था मैंने एक्स एक्सिस पर, एंड वाई एक्सिस पर हमने लिया हुआ था मार्क्स। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सभी को पता है या मुझे वो भी एक्सप्लेन करना होगा? एक्सिस सभी को पता है कि कौन से होते हैं? प्लीज एक बार बता दो सभी। एक्सिस पता है ना सभी को? ठीक है, चलो तो फाइन। तो जब आप फर्स्ट आपका आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको जब भी डिस्टेंस टाइम ही नहीं किसी भी ग्राफ में आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो आपको पता है। सपोज करो, पहले मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि एक कार है और वो स्टार्टिंग के 5 मिनट्स में 10 मीटर्स, 5 सेकेंड्स में, सॉरी 5 सेकेंड्स में 10 मीटर कवर करती है। फिर अगेन 5 सेकेंड्स में वो बी से सी तक, अगेन 10 मीटर्स, फिर 5 मिनट्स में अगेन 10 मीटर्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको अगर हम ग्राफ पर देखेंगे, 1 2 इक्वल डिस्टेंसेस लेते हैं, ये आपको पता होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ठीक है, देन वी हैव 1 2 3 एंड इस तरह से आप डिस्टेंसेस ले लेते हो। ग्राफ ड्रॉ तो ये करना आता है ना आपको, कोऑर्डिनेट्स वगैरह सब पता है ना। यहाँ पर 5 5 का है तो मैं 5 5 का डिस्टेंस ले लेता हूँ। ग्राफ तो सभी को ड्रॉ करने आते होंगे, 7th क्लास में सीखे होंगे कोऑर्डिनेट्स को कैसे ड्रॉ करता है, 8th क्लास में भी किया होगा। किसी को नहीं आता है तो प्लीज सीख लो जाकर। 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन। एंड यहाँ पर भी हम ले लेते हैं 10 20 30 40 50 60 एंड सो ऑन। सो स्टार्टिंग के 5 सेकेंड्स में उसने 10 मीटर्स चले, ये है डिस्टेंस और ये है टाइम। टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पर ही हम लेते हैं। ठीक है, टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पर क्यों लेते हैं? इसका रूल होता है टाइम को हमेशा आप एक्स एक्सिस पर ही लोगे, वाई एक्सिस पर नहीं लोगे। क्यों लोगे? क्योंकि एक्स एक्सिस पर हम हमेशा इंडिपेंडेंट वैल्यूज लेते हैं। इंडिपेंडेंट वैल्यूज क्या होती हैं? आपने स्कूल में पढ़ा होगा। इंडिपेंडेंट वैल्यूज क्या होती हैं? क्या आप बता सकते हो? व्हाट आर इंडिपेंडेंट वैल्यूज? बिना देखे प्लीज। यस, दैट इज फाइन, किसी पर निर्भर नहीं है, बट इस केस में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम ऑब्वियसली किसी पर निर्भर नहीं करता है, टाइम इज इंडिपेंडेंट। सपोज करो यही कार चल रही है, ठीक है, और यहाँ पर आकर ये रुक गई, स्टॉप, तो क्या टाइम भी रुक जाएगा? क्या टाइम भी रुक जाएगा? ठीक है, टाइम तो नहीं रुकेगा, टाइम हमेशा चलता रहेगा। डजेंट मैटर आप रुके हुए हो या चल रहे हो या नाच रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है। दैट्स वाई वी कॉल इट एन इंडिपेंडेंट वैल्यू।
तो जो भी इंडिपेंडेंट वैल्यू होगी वो हमेशा एक्स एक्सिस पर मार्क कर दी जाती है। आपके केस में टाइम हमेशा यहाँ पर बस टाइम ही आएगा, आपके जो ग्राफ्स हैं तो टाइम हमेशा आप एक्स एक्सिस पर लोगे, ये याद रखना है आपको। फाइन। तो हमने यहाँ पर टाइम को यहाँ लिया, डिस्टेंस को यहाँ पर लिया, और इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, स्टार्टिंग के 5 सेकेंड्स में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 मीटर्स। फिर अगेन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगेन 10 मीटर्स, मीन्स ए से लेकर सी तक उसने 20 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया। मीन्स जब 10 सेकेंड्स हुए तो उस वक्त तक उसने 20 मीटर्स ट्रेवल कर लिए थे। जब 15 सेकेंड्स हुए तो उसने कितने, 30 मीटर्स ट्रेवल कर लिए थे। जब 20 मिनट्स हुए तो इतने, तो सो ऑन। इस तरह से आप देखोगे कि ईच इंटरवल इज इक्वल। 5 5 सेकेंड्स में उसने, सॉरी हाँ, 5 5 सेकेंड्स में उसने 10 10 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जिसमें आपको मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन हमेशा। तो जब भी स्ट्रेट लाइन होगी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, याद रखना सिर्फ डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए ये, जब भी स्ट्रेट लाइन बनी होगी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तो समझ जाओ वो यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में। ये तो आपने पढ़ा ही हुआ है, यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में वो ट्रेवल करते हैं। चलो तो अब देखिए, जब आप टाइम डिस्टेंस का ग्राफ बनाएंगे या फिर आप वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो स्लोप और एक एरिया अंडर द ग्राफ। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ग्राफ से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगेंगी और जिसके बेस पर क्वेश्चंस भी आते हैं। स्लोप क्या होता है ये आपको स्कूल में भी बताया होगा, पहले भी पढ़ा होगा। व्हाट इज स्लोप, स्लोप किसे बोलते हैं, व्हाट इज स्लोप। स्लोप से हमारे माइंड में क्या आता है। यस तन्वी, कोई भी ऐसा सरफेस जो टिल्टेड हो। यश, टेंजेंट क्या होता है, किसने सिखाया टेंजेंट, व्हाट इज टेंजेंट, किसने बताया टेंजेंट होता है, हु टोल्ड यू व्हाट इज टेंजेंट। चलो एक्सप्लेन करो, आई एम अनम्यूटिंग यू, एक्सप्लेन टेंजेंट। नो, आई एम अनम्यूटिंग यू, आप मुझे बताओगे कि टेंजेंट क्या होता है। मैंने अनम्यूट किया है, नाउ टेल एवरीवन कि टेंजेंट क्या होता है। जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास इतना, आई नीड टू फिनिश एटलीस्ट वन। सर स्ट्रेट लाइन। नॉट एट ऑल, स्ट्रेट लाइन को टेंजेंट बोलते हैं। आप एक्स एक्सिस को टेंजेंट बोलोगे, वाई एक्सिस को टेंजेंट बोलोगे। टेंजेंट यहाँ पर क्या, इस ग्राफ से रिलेटेड आपने बोला, चलो कि स्लोप, मैं ग्राफ की बात कर रहा हूँ, स्लोप की बात हो रही है, तो टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, टेंजेंट क्या होता है, किसने बताया है और कहाँ पर पढ़ा है आपने, और किसने आपको बोला कि आपको ये टर्म यूज करनी है, जस्ट टेल मी। यू आर डूइंग समथिंग जो मैंने आप लोगों को मना किया था कि आप फालतू में वो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो जो आपकी क्लास में है ही नहीं, जो आपको यूज ही नहीं करने हैं, जिन टर्म्स को आपको पता ही नहीं है। इफ यू वांट यूज टेंजेंट तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो 10th में जाके, देन यू विल गेट टू नो कि टेंजेंट होता क्या है। I kept asking you कि please do not go with the terms, with do not go with the topics जो आपके बुक में है ही नहीं, जो आपके कोर्स में ही नहीं है। मैं आपको टेंजेंट बताने लग जाऊं अगर तो पूरा का पूरा आपका जो एक मंथ है वो इसी में चला जाएगा कि टेंजेंट क्या होती है, क्यों हम इसे यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पर यूज होता है। 10th का फिर पूरा मैथ्स आपको पढ़ना पड़ेगा। डू यू वांट दैट टू डू। मैंने
क्लियरली बोला हुआ है कि आप मुझे सिर्फ वो क्वेश्चंस के आंसर दोगे जो आपको खुद को पता है। यू डू नॉट आस्क एनीवन, यू डू नॉट सर्च ऑन गूगल, यू डू नॉट लुक एट बुक। आपको सिर्फ वो बताना है जो आपको पता है। अगर देखकर बताना है, यू कैन टेल मी ईच एंड एवरीथिंग, आपको ये ग्राफ भी बनाना आ जाएगा। अगर आप देखकर बताना चाह रहे हो या किसी से पूछकर बताना चाह रहे हो, देन यू डोंट नीड मी एट ऑल। मैं आपसे बार बार जिस बात के लिए कहता हूँ आप उसी बात में जाते हो। यू हर्ड दिस टर्म टेंजेंट एंड नाउ मैं इसको बताऊंगा नहीं तो आप ये सोचोगे या तो सर को नहीं आता, या आपको जिसने बताया वो गलत बता रहा है, या फिर मैं टेंजेंट से करूं, या टीचर ने जो बताया उससे करूं, किससे करूं। प्लीज डू नॉट यूज दिस टर्म टेंजेंट। अगेन स्कूल में भी कराते हैं तो प्लीज आस्क देम कि फिर पूरा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करें कि टेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंट, ये सब क्या होते हैं, कोटेंजेंट क्या होता है। देन यू विल नीड टू लर्न ऑल दोस टर्म्स। सो स्लोप एक्चुअली क्या होता है? स्लोप टेंजेंट कुछ नहीं होता है। देयर इज नथिंग लाइक टेंजेंट। स्लोप इज सिंपली एक टिल्टेड सरफेस या फिर इंक्लिनेशन। सपोज करो मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है, या ये आपके घर की एक रैंप है और आपको इस पर चढ़ना है। ये इंक्लाइंड है अर्थ पर या ग्राउंड पर। तो जब आप इस पर चढ़ोगे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यस और नो? प्लेन सरफेस पर चलने से थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इस पर चलना। प्लेन सरफेस पर आप इजीली चल सकते हो, लेकिन इस पर आपको चलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। थोड़ा सा, नॉट ज़्यादा, थोड़ा सा। ठीक है। व्हाट हैपन्स कि ये जो है किसी किसी के घर में आपने देखा होगा सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होती है और ऊंचा हो गया। तो उस केस में आप मुझे बताओ कि और आपको चढ़ने में प्रॉब्लम होगी, यस और नो? है ना? और जो हाइट होगी बिल्डिंग की वो थोड़ी और ऊंची हो जाएगी। फाइन। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये जो आपका एक लाइन है जो इंक्लाइंड हो रही है, ठीक है। ये जो इंक्लिनेशन है इसमें ऑब्वियसली ग्राउंड के साथ में कोई ना कोई एंगल भी ये बनाएगी। जब आप इसको ट्रायंगल को बनाओगे तो यहाँ पर कोई एंगल भी होगा, एंगल को आप एक्स कंसीडर कर लो। फाइन। तो ये जो लाइन है ये जो हमें वैल्यू देती है, या इस लाइन की बेस पर हमें जो वैल्यूज परपेंडिकुलर एंड बेस से मिलती हैं उसको हम स्लोप बोलते हैं। या सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि स्लोप क्या होता है? रेशियो होता है किस किस का? ट्रायंगल के परपेंडिकुलर एंड बेस का। फाइन। स्लोप इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस ऑफ एनी ट्रायंगल। यहाँ पर इस केस में जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आप जो परपेंडिकुलर की लेंथ कंसीडर करोगे वो हमेशा वाई एक्सिस से करोगे, एंड जो बेस कंसीडर करोगे वो एक्स एक्सिस से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये ग्राफ था इसी तरह से, ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड्स है, ये 3 सेकेंड्स है, ये 4 सेकेंड्स है, ये 5 सेकेंड्स है। एंड यहाँ पर ये 10 मीटर्स है, ये 20 मीटर्स है, ये 30 मीटर्स है, ये 40 मीटर्स है, ये 50 मीटर्स है। नाउ मैंने बोला कि 3 मिनट्स में मुझे बताओ कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो 3 सेकेंड्स में, सॉरी, तो 3 सेकेंड्स को आप यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे एंड उसको वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर से जोड़ दोगे। ठीक है। तो यहाँ से आपको देखो एक ट्रायंगल मिल रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ से आप मुझे तो क्लियरली बता सकते हो कि 3 सेकेंड्स में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 30 मीटर्स। अब स्लोप हमें क्या बताता है? स्लोप, स्लोप जो होगा, स्लोप जो मैंने बताया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका परपेंडिकुलर क्या है? ये है, मीन्स कितना यूनिट? 30 मीटर्स। एंड इसका बेस क्या है? 3 सेकेंड्स। ठीक है। तो आप यहाँ से देखोगे स्लोप जो है वो हमें क्या शो कर रहा है?
डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड डिस्टेंस अपॉन टाइम किसके इक्वल होता है? कैन यू टेल मी? डिस्टेंस अपॉन टाइम किसके इक्वल होता है? क्या हम कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम से? यस वंश। स्पीड। यस, गॉट इट वंश। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब भी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो उसमें अगर हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं, मीन्स परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लेते हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली किसकी वैल्यू पता चल जाती है? स्पीड की। तो अगर मैं पूछूंगा कि कार की स्पीड बताइए, तो उस केस में आप स्लोप कैलकुलेट कर लोगे। इसका स्लोप का मतलब इसके परपेंडिकुलर को बेस की वैल्यू से डिवाइड कर लोगे और आपको मिल जाएगा आपकी स्पीड, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये आप क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है तो किसी भी सिनेरियो में रखकर कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैं 2 सेकेंड्स का देखता तो परपेंडिकुलर हो जाता कितना? 20 मीटर्स, और बेस कितना होता? 2 मीटर्स, तो 20/2 कितना हो जाता? 10 मीटर्स। अगेन 10 मीटर्स पर सेकेंड। सो आंसर हमेशा आपका यस वंश मांगा जा सकता है। बिल्कुल, कई क्वेश्चंस हैं ऐसे जिसमें सेंटीमीटर्स में भी आंसर हो सकता है, मिलीमीटर्स में भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स कि यूनिट कितनी बड़ी बड़ी यूज कर रहे हैं, या फिर ऑब्जेक्ट जो है, बॉडी जो है, वो उसकी स्पीड कितनी है। जैसे स्नेल वगैरह बहुत स्लो बॉडीज होती हैं, तो उनका आंसर हम किलोमीटर में नहीं निकालते, उनका आंसर हम सेंटीमीटर मिलीमीटर में निकालते हैं, है ना? तो डेट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मीटर्स में पूछा है तो मीटर्स में दे दो, सेंटीमीटर्स में पूछा है तो सेंटीमीटर्स में, मिलीमीटर में तो मिलीमीटर। बट जो स्टैंडर्ड जो है फिजिक्स का, वो मीटर पर सेकंड ही है। फाइन। तो स्लोप का कॉन्सेप्ट अब समझ आया। स्लोप क्या होता है? स्लोप इज रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर ओवर बेस, एंड स्लोप इस केस में, सिर्फ इस केस में हमें क्या प्रोवाइड कराएगा? स्पीड। तो आप ये लिख भी सकते हो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो हमें स्पीड प्रोवाइड कराता है। गॉट इट? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें स्लोप में? अब बताओ, डिड आई यूज एनी टेन और समथिंग? सी, आपके टीचर्स बहुत सारे कॉस भी यूज करवा सकते हैं, टेन भी यूज करवा सकते हैं, साइन भी करवा सकते हैं, करवाया भी होगा। आई एम श्योर कुछ कुछ स्कूल्स में कराया भी होगा। बट आई वुड प्रेफर कि आप उन कॉन्सेप्ट्स को बिना पूरे तरीके से समझे यूज ना करो, बिकॉज उनके ऑल्टरनेट्स हैं। आप कॉस को यूज करना चाहते हैं, कॉस अगर टीचर यूज कराते हैं तो उसका ऑल्टरनेट है कॉस टेन थीटा, साइन थीटा। ये सब किससे बने हैं? साइड्स के रेशियो से ही बने हैं। तो हम क्यों ऐसी टर्म यूज करें जो हमारे कोर्स में ही नहीं है, जब हम साइड्स के रेशियो से पता लगा सकते हैं? आप सिर्फ याद रखो, स्लोप का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट्स इट। और ये किस पर बेस होता है? ये इस एंगल पर बेस्ड होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर ये भी याद रखना आप हमेशा, परपेंडिकुलर हमेशा हम किसको कंसीडर करते हैं? जो जहां पर इंक्लिनेशन का एंगल होता है उसकी अपोजिट साइड को। अगर ये इंक्लिनेशन का एंगल है तो इसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी और ये बेस होगा। तो यहाँ पर हम इंक्लिनेशन का एंगल कौन सा देख रहे हैं? ये देख रहे हैं, तो इसकी अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। अगर स्लोप का क्वेश्चन आता है या पूछते हैं कि स्लोप डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या बताता है, तो आप बता सकते हो कि स्लोप डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बताएगा। ठीक है, अभी भी किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो स्लोप से रिलेटेड। दोनों ग्राफ्स में स्लोप अलग अलग वैल्यूज बताते हैं, ये भी याद रखना है। स्कूल में कराया है स्लोप या नहीं कराया? पहले ये बताओ, स्कूल वालों ने जिस जिसके स्कूल में हुआ है मोशन चैप्टर, स्लोप का कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है या नहीं कराया है? स्लोप क्या होता है, इससे हमें क्या मिलता है? वर्ड तो यूज किया होगा आई एम श्योर, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर कराया कि स्लोप? ओके, वंश तुम बताओ, तुम्हारे स्कूल में हो गया ये चैप्टर आई थिंक। स्लोप का कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है नहीं कराया है? चलो ठीक है।
लेट मी टेल यू, ये भी याद रखना कि आपकी जो कोर्स में है वो सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ्स है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ्स आपको पता होने चाहिए कि कैसे होंगे, लेकिन उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। 10th में भी नहीं आएंगे, 11th में भी शायद ही आए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब होगा तो ग्राफ हमेशा कर्व बनता है, ये याद रखना, ठीक है। आपको बस ये याद रखना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब भी कर्व बन रहा है तो समझ लो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, अगर वो डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड पूछ रहे हैं तो। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे और ना आपको करने हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स एक कर्व। फाइन, इससे ज्यादा समझने की आपको जरूरत नहीं है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। अब एरिया अंडर द ग्राफ देखो, एरिया अंडर द ग्राफ का डिस्टेंस टाइम ग्राफ से कोई लेना देना नहीं है। एरिया अंडर द ग्राफ में स्टिल बस बता देता हूँ कि एरिया अंडर द ग्राफ का मीनिंग क्या होता है। सपोज वही एक एग्जाम्पल है, 1 seconds, 2 seconds, 3 seconds, 4 seconds and 5 seconds, and then we have 5 meters, 10 meters, 15 meters, 20 meters and so on। ये है डिस्टेंस और ये है टाइम इन सेकेंड्स, और ये मीटर्स में। तो जब मैंने आपको बताया था कि हमें अगर ये पता लगाना है 4 सेकेंड्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। 1 सेकेंड में देखो 5 मीटर्स है, तो 4 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बॉडी? 20। वंश तुमने जवाब नहीं दिया, स्कूल में स्लोप बताया या नहीं बताया? ठीक है। तो इस केस में जो ट्रायंगल बन रहा है, फॉर्म हो रहा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के हिसाब से, वो है ये वाला, दिस वन। तो अगर मैं आपसे बोलूं इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करो, तो क्या होगा? कैन यू टेल मी एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल क्या होगा? बताइए जरा, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? दिस वन। जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं। व्हाट विल बी एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल? ओके वंश, ठीक है। ये है ट्रायंगल ABO। और कोई भी बताओ, बाकी सब बच्चे चुपचाप बैठने के लिए नहीं होने चाहिए। प्लीज सॉल्व किया करो बच्चे, जब तक सॉल्व नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा, आप पूछोगे नहीं और फिर मैं बता भी नहीं पाऊंगा। मैं तो अपने हिसाब से बताता हूँ, मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, बाद में पता चलता है कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि उन्होंने इस वक्त प्रैक्टिस नहीं करी और उन्हें पता नहीं चला कि हमें एक्चुअली करना क्या है। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। किसी को नहीं पता? आवाज आ रही है नहीं आ रही है, पहले तो ये बताओ। वंश आवाज आ रही है? चलो तुम बताओ। आ रही है, फिर कोई क्यों नहीं बोल रहा है? सबको रिमूव कर दूं मैं क्लास से? आरना, कशिश, मुकुंद, पीयूष, श्रेयस। श्रेयस, दो दो आईडी से क्यों किया हुआ है तुमने ज्वाइन? मैं एक को रिमूव कर रहा हूँ। ओके तन्वी, तन्वी खुद बताओ, आप ए से लेकर बी तक का देखो, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है।
ए से बी तक का डिस्टेंस जो है वो कितना है? कैन यू टेल मी? ए बी की वैल्यू क्या है? ए बी का डिस्टेंस कितना है? अब मैं डिस्टेंस पूछ रहा हूँ। 20 मीटर्स, ठीक है। एंड ओ बी की वैल्यू क्या है? ओ बी कितना है? ओ बी कितना है? Laptop audio does not work, then you should use phone only. You cannot use two devices, बच्चे. Sorry. ओ बी कितना है? नो, ओ बी यहीं से देख लो बच्चे। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड 4 यूनिट। ठीक है, 4 यूनिट्स। फाइन। 4 यूनिट्स ही है, आपको जितने यूनिट्स दिए आप उतने ही लोगे। यू डोंट नीड टू गेट कंफ्यूज कि ये तो 5 5 का डिफरेंस है, ये 1 1 का है, हम कैसे पता लगाएं। ठीक है, तो उस केस में 20 × 4 दैट गिव्स यू 40 मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर देखो, ये तो है डिस्टेंस और ये है टाइम। क्या डिस्टेंस इनटू टाइम करके हमारे पास कोई वैल्यू आती है? क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आपको बताया गया हो कि डिस्टेंस इनटू टाइम? इज देयर एनी फॉर्मूला यू हैव हर्ड ऑफ सो फार कि जिसमें डिस्टेंस इनटू टाइम हम यूज करते हो? ऐसा कोई फॉर्मूला आपने अभी तक यूज नहीं किया है और अभी है भी नहीं। तो डिस्टेंस यहाँ पर हमें एरिया अगर कैलकुलेट करें, इसको ही एरिया अंडर द ग्राफ बोलते हैं एक्चुअली। और इस केस में एरिया अंडर द ग्राफ हमें कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है, तो इसको हम यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बट फर्दर क्वेश्चंस में ये हमें यूजफुल होगा। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। बट स्लोप जो होता है वो क्या इंफॉर्मेशन देता है? स्पीड ऑफ द बॉडी। ये क्वेश्चन आ जाता है अलग अलग वेज में। या तो वो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए दे देंगे, या पूछेंगे कि स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, या फिर वो बोलेंगे कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। या फिर पूछ लेंगे कि अगर हमें ग्राफ से स्पीड फाइंड आउट करनी है तो हम क्या कैलकुलेशन करेंगे, एनीथिंग। तो आपको ये याद रखना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप गिव्स अस स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी एंड एरिया अंडर द ग्राफ डजंट गिव एनी इंफॉर्मेशन। ये पूछा ही नहीं जाएगा कि एरिया अंडर द ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या देता है, ये पूछा ही नहीं जाएगा क्योंकि ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। सो नाउ यू गॉट इट कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप स्पीड देता है। यूनिफॉर्म स्पीड कब होती है? जब बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन हो। कर्व होगा तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। दैट्स इट, फिलहाल आपको बस यही याद रखना है। चलो, अभी पता चल जाएगा कि कितना आपको पता चला है। श्रेयस, नेक्स्ट क्लास से बस एक आईडी से कर सकते हो आप। डू नॉट यूज टू आईडीज टू एंटर इन क्लासरूम। फिक्स दी प्रॉब्लम, चाहे आप फोन से करो या लैपटॉप से करो। यूज ओनली वन डिवाइस, यू कैन नॉट यूज टू डिवाइसेस। नाउ यू हैव दिस ग्राफ एंड व्हाट यू नीड टू टेल मी। एक तो आप मुझे बताओ कि ए से लेकर बी तक जाने में जो एवरेज स्पीड है वो क्या है? देन बी से लेकर सी तक जाने में जो स्पीड लगी वो क्या है? एंड सी से लेकर डी तक जाने में जो स्पीड है वो क्या है? पहले तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप दीजिए। ए से बी तक डिस्टेंस ट्रेवल करने में स्पीड बताइए। यू कैन यूज स्लोप का फॉर्मूला, सिंपल। या आप मैन्युअली करना चाहते हो कि इतना डिस्टेंस है इतना टाइम है, तो यू कैन यूज दैट एज वेल। आई आस्क्ड स्पीड नॉट डिस्टेंस।
ए से बी तक जाने में, बी पॉइंट तक जाने में कितना स्पीड उसको एवरेज स्पीड थी। ओके पीयूष, यूनिट भी लिखा करो पीयूष। यूनिट्स गिवन है तो यू विल हैव टू मेंशन यूनिट्स एज वेल। ठीक है, आदत डालो इसकी, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। आंसर तो ठीक है, मुझे समझ आ गया, लेकिन आप आदत डालो सो दैट जब भी आप आंसर लिखो तो आप खुद से ही लिख दो, आपको सोचना ना पड़े कि मुझे यूनिट्स भी लिखनी है। यस, तीन तीन स्पीड। ओके, फर्स्ट वन इज नॉट करेक्ट, सेकंड वन इज नॉट करेक्ट, एंड थर्ड वन कितना है? नो तन्वी, कैसे कैसे सॉल्व किया बच्चे? अच्छा आप लोग पहले मुझे बताओ, ए से बी तक का डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने? ए से लेकर बी तक जाने में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? कैन यू टेल मी? ठीक है, एंड टाइम कितना लिया? ठीक है, यू हैव डिस्टेंस, यू हैव टाइम, तो फिर आंसर क्यों नहीं करेक्ट आ रहा है? स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। बस वैल्यूज रखो आप डिस्टेंस के प्लेस पर 200। यस तन्वी, नाउ इट्स करेक्ट। ठीक है, व्हाट अबाउट बी सी? बी से लेकर सी तक जाने में उसको कितना टाइम लगा और कितनी स्पीड होगी बी से सी तक जाने में? नो मुकुंद, नो यश, नो श्रेयस, नो तन्वी। रीड द ग्राफ केयरफुली बच्चे। वंश, कर सकते हो, बट हम यहाँ वेलोसिटी नहीं निकाल रहे, एक्सेलरेशन नहीं निकाल रहे, बट अगेन यू कैन डू दैट। वंश, सिंपल क्वेश्चन है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इतना डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ओके सभी बच्चे, एक बात बताओ, सिंपल सी बात है कि 10 सेकेंड्स पर वो बी पॉइंट पर था, मीन्स 200 किलोमीटर पर ही, और 30 सेकेंड्स पर भी वो कहाँ पर था? 200 किलोमीटर पर ही था। ठीक है, बी पॉइंट पर भी क्या पोजीशन है? 200 मीटर, सॉरी। एंड सी पॉइंट पर भी क्या उसकी पोजीशन है? 200 मीटर। तो क्या वो मूव करा? क्या उसने बिल्कुल भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है? आप लोगों ने ये देखा ही नहीं कि वो एक ही जगह बैठा हुआ है, ये सिर्फ टाइम इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा है। डिस्टेंस इज नॉट इंक्रीजिंग एट ऑल, सिर्फ टाइम इंक्रीज हो रहा है कि वो 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक, मीन्स उसने 20 मिनट्स तक रेस्ट किया है। क्या किया है? रेस्ट किया है, वो बिल्कुल भी मूव हुआ ही नहीं। तो ऐसे केस में स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस ओवर टाइम, दैट इज 0। जब वो चला ही नहीं तो स्पीड तो होगी ही नहीं, चला या चली वॉट एवर इट इज। ऐसे केसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्ट कंडीशन या रेस्ट पोजीशन। ठीक है, बी पॉइंट से सी पॉइंट तक मीन्स 10 सेकेंड तक तो वो चला स्टार्टिंग में, उसके बाद में वो बी पॉइंट पर बैठ गया, टाइम बढ़ता गया, 30 सेकेंड्स हो गया, लेकिन उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, मीन्स वो 200 मीटर्स पर ही रहा। दैट मीन्स दैट बॉडी वॉज रेस्टिंग एट दैट टाइम। फाइन। 30 क्यों बच्चे? 10 से लेकर 20 तक कितना सेकंड्स हुए? 10 सेकंड्स हुए, फिर 20 से लेकर 30 तक कितने सेकंड्स हुए? अगेन 10 सेकंड्स हुए, तो टोटल मिलाकर कितने सेकंड्स हुए? 20 सेकंड्स हुए। यहाँ से नहीं, मैं जीरो से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बी से सी पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे केस में जब आप देखो कि लाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, ओनली डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, अगर आप देखो कि जो ये लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो समझ जाओ वो एक रेस्ट पोजीशन का ग्राफ है। मीन्स उस केस में बॉडी मूव नहीं कर रही है। समझ आ गया कि यहाँ पर जीरो स्पीड क्यों है, और आप लोगों ने उसको क्यों नोटिस नहीं किया? या क्लियर करूं फिर से?
गुड। बाकी स्टूडेंट्स भी बताओ बी से सी तक का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर सिर्फ टाइम इंक्रीज हुआ है, अगेन बी से सी तक का टाइम इंक्रीज हुआ है, डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हुआ है। दैट्स व्हाई डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड इज जीरो। द पोजिशन, द बॉडी इज इन रेस्ट पोजिशन। ठीक है, नाउ सी से डी तक का स्पीड क्या होगी? ओके तन्वी, लेट्स सी। और बच्चे भी बताइए, सी से डी तक की स्पीड क्या होगी? पीयूष, ओके। एंड श्रेयस, तुमने भी ऐसा ही कुछ आंसर बताया, ओके। उत्कर्ष, दो 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 बच्चों के डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स हैं। पीयूष एंड श्रेयस का सेम है, तन्वी एंड उत्कर्ष का सेम है। चलो देखते हैं, पहले आप मुझे बताओ सी से डी तक का डिस्टेंस कितना है? सी टू डी डिस्टेंस कितना है? सी टू डी का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस, डिस्टेंस बच्चे, टाइम नहीं, डिस्टेंस। बच्चे यहाँ पर 200 था और यहाँ पर 500 है, तो कितने उसने? 100 100 100, सी डी कितना है? 300 मीटर्स, एग्जैक्टली, नॉट 500। मैंने सी से डी तक का पूछा है, ए से डी तक का नहीं। ए से डी तक का 500 है, बट सी से डी तक का ओनली 300 है। फाइन, आप ऐसे देख लिया करो अगर आपको प्रॉब्लम होती है। आपको किस, कौन कौन से पॉइंट्स का पूछा गया है डिस्टेंस? डी पॉइंट का, तो डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे आप। और सी से पूछा गया है तो सी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। और बस सी तक का जो डिस्टेंस है वो माइनस कर दोगे डी तक के डिस्टेंस में से। डी तक का डिस्टेंस देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक है कितना? 500। और सी तक का कितना है? 200। तो 500 माइनस 200 कितना हो जाएगा? 300। अगेन इफ यू वांट टू यूज स्लोप, तो इस ट्राइंगल का आप स्लोप भी फाइंड आउट कर सकते हो। परपेंडिकुलर कितना है? 200, 300। एंड बेस कितना है? 10 20 30, 30 सेकेंड्स। बताओ क्या क्लियर नहीं है इस केस में? आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है? लेट मी ड्रॉ सम थिक लाइन। सी से डी तक का डिस्टेंस, सी से डी तक का आपको स्पीड बतानी है, तो आप इस तरह से एक ट्रायंगल ड्रॉ करोगे। ये हो गया। अब आप देखो, यहाँ पर एक पॉइंट का नाम लिख लो, ये समझ लो आप है ई पॉइंट। तो डी से ई तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, डी से ई तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 300। और सी से ई तक का टाइम कितना है? 10 10 10, दैट इज 30। एंड हमें पता है स्लोप जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट गिव्स अस 10। तो स्पीड कितनी हो गई? 10 मीटर्स पर सेकेंड। यस वंश, नाउ कर, नाउ क्लियर। तो आपसे अगर पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि यहाँ से यहाँ तक का जो स्पीड है वो बताओ, बी से लेकर सी तक की उसकी पोजीशन कैसी है वो बताओ, तो रेस्ट पोजीशन आप दोगे। सी से डी तक का कैसा मोशन है? क्या आप बता सकते हो सी से डी तक का मोशन कैसा है? सी से डी तक का और ओ से बी तक का किस टाइप का मोशन है? अभी आपको मैंने बताया था पिछली स्लाइड में, जब स्ट्रेट लाइन होती है तो कैसा मोशन होता है? स्ट्रेट लाइन होती है तो मोशन कैसा होता है? यूनिफॉर्म, यस। सो सी से डी तक का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है। ओ से या ए से बी तक का जो मोशन है वो भी यूनिफॉर्म है। लेकिन बी से सी तक का जो मोशन है वो कैसा है? वो रेस्ट पोजीशन है, वो मोशन है ही नहीं, वो रेस्ट पोजीशन है। ठीक है, तो इस टाइप से अलग अलग क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड, तो आप बता सकते हो।
किसी को कोई प्रॉब्लम होगी इस क्वेश्चन को करने में, ऐसा क्वेश्चन आया तो? गुड। चलो, वेलोसिटी वाला और मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। वेलोसिटी वाले में भी आपको यही याद रखना है, स्लोप एंड एरिया, इसमें एरिया भी काम आएगा। तो पहले देखते हैं कि वेलोसिटी। देखो, वेलोसिटी का ग्राफ जब होता है, सपोज करो मैंने ये ग्राफ बनाया, वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की 10 मीटर पर सेकेंड, then 20 meters, then 30 meters, then 40 meters, then 50 meters। यहाँ पर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। अब आप मुझे बताना कि इस तरह से मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है वेलोसिटी टाइम का, ठीक है? वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ड्रॉ किया है, तो इस ग्राफ से आप क्या मुझे बता सकते हो कि ये जो ग्राफ है, क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है या नहीं है? मोशन, वेलोसिटी नहीं, मैं मोशन पूछ रहा हूँ। क्या यूनिफॉर्म मोशन है इस ग्राफ में या नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों, है तो क्यों? ओके, जस्ट लेट मी टेल यू, आप मुझे बस एक बात बताना, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये किसको कहते हैं हम? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये हम किसको बोलते हैं? इफ यू रिमेम्बर, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं एक वर्ड में? डू यू रिमेम्बर रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी? नो, आई एम आस्किंग अबाउट वन वर्ड, हम इसको बोलते क्या है वंश? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को हम बोलते हैं एक्सलेरेशन। याद है? एक्सलेरेशन, ठीक है। अब अगर एक्सलेरेशन इंक्रीज होता जा रहा है, देखो वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी पहले 10 थी, फिर 20 हुई, फिर 30 हुई, टाइम के साथ में बढ़ती जा रही है ना? तो इसका मतलब एक्सलेरेशन भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पहले धीरे था, फिर और तेज हुआ, फिर और तेज हुआ, फिर और तेज हुआ। तो इस केस में ऑब्वियसली मोशन तो यूनिफॉर्म है ही नहीं। जब एक्सलेरेशन हो रहा है बॉडी में, वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है, तो इसका मतलब होता है कि बॉडी में एक्सलेरेशन है, वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर अपवर्ड्स जा रहा है तो पॉजिटिव है, डाउनवर्ड्स जा रहा है तो नेगेटिव है। और जब एक्सलेरेशन होता है, मान लो किसी स्कूटर की स्पीड पहले 1 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड थी, फिर दूसरे सेकंड में उसकी 30 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर तीसरे सेकंड में उसकी 40 मीटर पर सेकंड, तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा? क्या ये एक यूनिफॉर्म मोशन है? अगर हर सेकंड के साथ में उस स्कूटर की स्पीड तेज होती जा रही है, तो क्या आप उसे यूनिफॉर्म मोशन बोलोगे? नहीं बोलोगे, है ना? तो जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है, उसका मीनिंग होता है कि मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, उस बॉडी में एक्सलेरेशन है। फाइन। तो अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आती है, तो कंफ्यूज मत होना, इस केस में ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा। यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन कब होगा? जब वेलोसिटी इक्वल रहेगी। वेलोसिटी इक्वल रहेगी का मीनिंग है कि किसी एक ही वेलोसिटी पे पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी एक्स एक्सिस के। मींस, लेट मी शो यू, कि वो, उसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पर 40 मीटर पर सेकंड थी, फिर वो आगे बढ़ा 1 सेकंड में, तब भी 40 है। फिर वो और आगे बढ़ा, सेकंड सेकंड में भी उसकी 40 है, फिर थर्ड सेकंड में भी 40 है, फिर फोर्थ सेकंड में भी 40 है। इस तरह से उसकी वेलोसिटी इक्वल है। यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना भी टाइम आप देख लो, फिफ्थ सेकंड में भी उसकी वेलोसिटी 40 है, फोर्थ में भी, फिर थर्ड में भी। अगर वेलोसिटी इक्वल है, तो उस केस में एक्सलेरेशन नहीं हो रहा है, मींस ना तो बॉडी तेज हो रही है ना कम हो रही है,
वो एक यूनिफॉर्म स्पीड पर चल रही है। तो इस ग्राफ को आप बोलोगे ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है वेलोसिटी टाइम में। अंडरस्टूड कि वेलोसिटी टाइम में अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो वो यूनिफॉर्म मोशन होगा, बट अगर वो अपवर्ड लाइन है या डाउनवर्ड लाइन है तो वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा। वो कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसमें एक्सक्लेरेशन होगा। नॉन यूनिफॉर्म की जगह आप बोलोगे एक्सक्लेरेटेड बॉडी का ग्राफ है वो, एक्सक्लेरेशन वाला ग्राफ है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें अभी तक? अच्छा, एक काम आप करेंगे, वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और ग्राफ भी, ये एरिया भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि एरिया से क्या होगा, क्योंकि कुछ बच्चों की क्लासेस हैं। इसके कुछ, मैं बोर हो गए तो बच्चे समझ में भी नहीं आया होगा, और ऑब्वियसली फिर आपको क्लास में रहने की कोई जरूरत भी नहीं थी। मैं, आप फ्री हो, अगर आप बोर हो रहे हो क्लास में तो यू कैन लीव। प्लीज डू नॉट गेट बोर्ड इन माई क्लास। मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगा। इफ यू आर गेटिंग बोर्ड यू कैन लीव द क्लास इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग योर सेल्फ टू अटेंड द क्लास। ओके, यू हैव दिस लिबर्टी इन माई क्लास, लेकिन आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद मार्क्स। वेलोसिटी में बोर हो गए, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो फिर आप साइंस के लायक नहीं हो बच्चे। इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड साइंस विद एन इंटरेस्ट, देन prepare yourself to opt commerce or arts in future classes. That's just my advice, ठीक है? लिटरली नहीं लेना इसको। यू डू वॉट एवर यू वांट डू। अगेन, बट बोर होते हो तो यू कैन लीव द क्लास एट वंस, यू डोंट नीड टू अटेंड द क्लास। ये मैं बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट के साथ में बोल रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट नेगेटिव एनर्जीज या फिर बोरिंग एनर्जीज इन माई क्लास। जो बच्चे चुपचाप बैठे रहते हैं उनसे भी बोल रहा हूँ मैं कि आप लोग को क्लास में इंटरेस्ट नहीं आता है, यू आर फ्री, फ्री टू गो, बट मार्क्स मुझे ठीक चाहिए। आप जा सकते हो, खूब जाओ, खूब खेलो कूदो, लेकिन मार्क्स ठीक आने चाहिए। इन केस मार्क्स कम आए तो फिर उसका एक्सप्लेनेशन आप दोगे, मैं नहीं। तो इसकी मैं न्यूमेरिकल्स की एक छोटी सी वर्कशीट आपको अपलोड करूंगा गूगल क्लासरूम पे बाय टुनाइट, उसको कर लेना, सो डैट मैं आपको आगे वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस दे सकूं, क्योंकि ये क्वेश्चंस ही इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स ही बहुत ज्यादा आते हैं, और न्यूमेरिकल्स आप तभी कर पाओगे जब इनके बेसिक्स सीख पाओगे। तो प्लीज प्रैक्टिस करो खूब। मेरे घर पे बच्चे, मेरे घर पे क्यों आओगे? मैं तो खुद निकाल दूंगा ऐसे बच्चों को जो क्लास में इंटरेस्ट नहीं लेते। बल्कि मैं तुम्हारे घर वालों को बोलूंगा कि ऐसे बच्चों को निकालो जो क्लास में इंटरेस्ट नहीं लेते, है ना, जो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। एनीवेज, जस्ट किडिंग। प्लीज थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाओ अगर नहीं बन रहा है तो, क्योंकि क्वेश्चंस तो करने ही है। तो जब किसी काम को करना ही है तो इंटरेस्ट के साथ ही क्यों ना करो, करना तो पड़ेगा। ऐसा कह के आप छूट तो नहीं सकते कि मेरा तो इंटरेस्ट नहीं बन रहा है। 10th तक तो आपको करना पड़ेगा, उसके बाद में योर विश कि आप साइंस को परस्यू ना करो, कुछ और करो, है ना? तो बेटर है कि किसी काम को इंटरेस्ट के साथ करो, इफ वो काम करना ही है आपको। एनीवेज, तो वो न्यूमेरिकल्स देख लेना, और साइंस लेनी है तो साइंस फिर बच्चे इंटरेस्ट बनाओ, ठीक है? अदरवाइज तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगी, मेरे लिए कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाओ,